हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम यूपी प्लस सी पीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक टॉपिक दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था, जो टोटल 5 नंबर का आएगा इससे क्वेश्चन। इसको आज हम एक क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था, देखिए जो टॉपिक दिया गया है उसमें ऐसे है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक पढ़ना है, जिसमें टॉपिक दिया हुआ है योजना आयोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। फिर 1991 की अर्थव्यवस्था दिया हुआ है। फिर 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार कैसे हुआ, उसमें जीएसटी का टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमी, ठीक है। फिर हमको पढ़ना है अर्थशास्त्र, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसको कहते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ठीक है। जो किससे बन के आया है, वो इकोनोमिया से बना है, जो यूनानी शब्द होता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सर्वप्रथम 1776 ईस्वी में द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखे थे कौन, एडम स्मिथ ने। एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा था, तो एडम स्मिथ ने लिखा था। इन्हीं को अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है, ठीक है। याद रखे रहिएगा कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ हैं। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक एम विश्वेश्वरैया है, ठीक है। याद रखे रहिएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा, एडम स्मिथ ने। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ है। बट अगर ऐसे दे दे भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, तो एम विश्वेश्वरैया है, ठीक है। फिर हमको पढ़ना है अर्थशास्त्र पुस्तक, वो चाणक्य लिखे थे। याद रखे रहिएगा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो चाणक्य ने, ठीक है। फिर इकोनॉमिक एंड इकोनॉमी में क्या अंतर होता है, इकोनॉमिक को हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमी को कहते हैं अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो जो अर्थशास्त्र है ये एक पुस्तक है जिसमें क्या होता है कि सारे सिद्धांत लिखे हुए हैं कि कैसे किसको फॉलो करना है। अर्थव्यवस्था जो होता है कि जैसे भौगोलिक क्षेत्र में लागू होने पर क्या होता है, अर्थव्यवस्था, जैसे भारत की अपनी अर्थव्यवस्था है, चीन की अपनी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो वो भौगोलिक क्षेत्र में कौन कहाँ पे क्या लागू कर रहा है उसी को क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। वो देखिए ये लिखा गया है कि अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। जैसे अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, इसमें सिद्धांत लिखे हुए हैं, इसी सिद्धांत को सक्रिय रूप देना ही क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। फिर देखते हैं हम अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया था, रेगनर फ्रिस्क ने बांटा था इसको, याद रखिए रहेगा। इस 2 पार्ट में बांटा, एक क्या होता है माइक्रो, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, व्यष्टि, मैक्रो जिसको समष्टि कहा जाता है। जैसे माइक्रो मतलब छोटा, जैसे किसी व्यक्तिगत या फिर किसी कंपनी का, किसी परिवार का, ठीक है। अगर हम निकालते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, माइक्रो। लेकिन तो अगर हम राष्ट्र के रूप में देखें, जैसे राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति आदि देखें, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, माइक्रो। इसको किसने दिया था, मैक्रो को जेएम किन्स ने दिया था, और माइक्रो का जो दिया था उस एडम स्मिथ ने दिया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई, जैसे जियो की कंपनी है, एलजी की कंपनी है, अगर हमको इसका अर्थव्यवस्था देखना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा, माइक्रो में। और माइक्रो में जैसे राष्ट्र में, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, इसको जेएम किन्स ने दिया था, ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक है, 1 मिनट, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, एक बढ़ता है कार्य के आधार पर, एक स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। अगर हम आर्थिक क्रियाओं के आधार पर देखते हैं तो पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, खनन इत्यादि आ जाता है, ठीक है। जैसे देखिए जो प्राकृतिक रूप से हमको प्राप्त हो, जैसे कोई कृषि कर रहा है, कोई पशुपालन कर रहा है, जैसे मछली पालन इत्यादि कोई कर रहा है, कोई खनन का कार्य हो रहा है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र, जैसे कोई कारखाना लगाया हुआ है, फैक्ट्री, आटा चक्की का कोई मशीन रखा हुआ है, तो ठीक है, ये क्या है, द्वितीयक क्षेत्र आ गया, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र, जैसे नौकरी, व्यापार, सेवा, कोचिंग, परिवहन इत्यादि, ये सब क्या हो गया, तृतीयक क्षेत्र, जिसमें सेवा किया जाता है, जैसे नौकरी हो गया, व्यापार हो गया, सेवा हो गया, ये सब तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। जैसे देखिए अगर कोई, जैसे गेहूं उत्पन्न करना क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र हो गया। लेकिन तो उसी गेहूं से बिस्किट बनाना, क्या आटा, जैसे गेहूं से क्या करना, आटा उसका
आटा पिसवाना, उसके बाद उसका बिस्किट बनाना, ये क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन तो जो उसमें लोग कंपनी में जो जॉब कर रहे हैं वो किस क्षेत्र में आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। फिर देखिए कार्य के आधार पर हम बांटते हैं, तो संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, ठीक है। जैसे संगठित क्षेत्र जो होता है उसमें नौकरी की शर्तें, सीमा, वेतन, ये सब क्या होता है, निश्चित होता है, तो ये संगठित क्षेत्र कहलाता है। असंगठित क्षेत्र जिसका कुछ निश्चित नहीं होता है, जैसे कपड़ा उद्योग और बहुत सारे जो उद्योग होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, असंगठित क्षेत्र, ठीक है। हम स्वामित्व के आधार पर अगर बांटते हैं तो सार्वजनिक, निजी, संयुक्त, सहकारी, ठीक है। सार्वजनिक को हम कहते हैं जो पूरी तरह से सरकार का हो, ठीक है, उसको हम सार्वजनिक कहते हैं। निजी, जो निजी खुद का व्यक्ति का हो, जैसे टाटा का, बिरला का, सब ये सब हो गया, जियो का, ये सब क्या खुद का है उसका, तो ये निजी स्वामित्व जिसका होता है उसको निजी कहते हैं, ठीक है। संयुक्त अर्थव्यवस्था, संयुक्त क्षेत्र जिसको कहा जाता है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिसको मेट्रो कहते हैं। जैसे ये मेट्रो जो है ये क्या है, सार्वजनिक में आ जाएगा, क्योंकि सार्वजनिक सरकारी हो गया और निजी भी इसमें कुछ लोग हैं, तो ये सार्वजनिक और निजी मिलकर उसको क्या कहा जाता है, संयुक्त क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। सहकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र वो होता है जिसमें कार्य तो करते हैं कौन, निजी लोग, लेकिन तो दिशा निर्देश कौन देता है, सरकार देता है, उसको सहकारी कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है कोऑपरेटिव, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। उत्पादन, कोई चीज़ उत्पादन हो रहा है तो इसके कितने कारक होते हैं, इसके 4 कारक होते हैं। जैसे देखिए कोई चीज़ अगर उत्पादन करने के लिए पूंजी चाहिए, उसके लिए पैसा रहना चाहिए, पैसा तो मान लीजिए आ गया तो उसके लिए भूमि चाहिए, मान लीजिए पैसा और भूमि मिल गया तो उसके लिए करने वाले श्रमिक चाहिए। मान लीजिए कोई कंपनी बनाना है, कंपनी में कुछ उत्पादन करना है, तो पहले उसके लिए पूंजी चाहिए, पूंजी के बाद वो कंपनी लगाने के लिए भूमि चाहिए, फिर उसमें कार्य करने के लिए श्रमिक चाहिए, और ये सब चाहिए, और कौन ये कर रहा है उसके लिए उद्यमी भी चाहिए, ठीक है। तो ये उत्पादन के 4 कारक होते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि उत्पादन के कितने कारक है, तो 4 कारक है, ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था के प्रकार। देखिए अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसके बाद आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होता है इसको हस्तक्षेप कहते हैं, इसको बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें निजी स्वामित्व होता है। इसको प्रस्तुतकर्ता कौन थे, एडम स्मिथ ने इसको प्रस्तुत किया था, ठीक है। इन्होंने हस्तक्षेप का सिद्धांत भी दिया था, अर्थात कोई इसमें हस्तक्षेप ना करे, ठीक है। ये कहाँ कहाँ की, यूएसए का, यूएसए मतलब अमेरिका, चीन, कनाडा, जापान, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, कौन सी अर्थव्यवस्था पे लोग कार्य करते हैं, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे है, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें जनता के कल्याण के बारे में सोचा जाता है, समाज के अकॉर्डिंग चला जाता है, ठीक है। इसको किसने दिया था, जर्मन के हैं, कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने दिया था। इनका पुस्तक का नाम क्या था, दास कैपिटल था, ठीक है। इस पे क्या होता है, सरकार का हस्तक्षेप होता है, इसी को कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। और ये किसने अपनाया है, रूस की कैसी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी। याद रखिएगा, रूस की अर्थव्यवस्था समाजवादी है, चीन, कनाडा, जापान, अमेरिका यहाँ के कैसी है, पूंजीवादी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था अगर हम देखें तो इसको दिया था जेएम किन्स ने, इनका पुस्तक था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये निजी और सरकारी इसमें दोनों का हस्तक्षेप होता है, कुछ निजी भी रहता, मतलब कुछ निजी अपने मन से करते हैं और इसमें सरकार का भी हस्तक्षेप रहता है, ठीक है। दोनों का अस्तित्व रहता है। यहाँ ये कहाँ का है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत, पाकिस्तान और ये हमारा क्या श्रीलंका हो गया, यहाँ सबकी अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में आ गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें कोई हस्तक्षेप ना हो, इसको किसने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था। समाजवादी कार्ल मार्क्स ने दिया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जेएम किन्स ने दिया था, ठीक है, याद हो गया। चलिए फिर हम अगला टॉपिक देखते हैं। आर्थिक नियोजन क्या होता है। अब देखिए, जैसे आर्थिक नियोजन संसाधन है, संसाधन के उचित उपयोग के लिए हम कैसे क्या करें, उसी को लिए हम आर्थिक नियोजन बनाते हैं, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन जो हुआ था 1934 में, एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ फॉर इंडिया नामक एक पुस्तक लिखा था। इसमें इन्होंने पहली बार आर्थिक नियोजन के बारे में बताया था, किसने, एम विश्वेश्वरैया ने, 1934 ईस्वी में, ठीक है। फिर 1940 में एक आता है बॉम्बे प्लान, 8 उद्योगपतियों ने इसको लाया था, ठीक है। याद रखिए रहेगा, ये एग्जाम में ऐसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बॉम्बे प्लान किसने लाया था, तो 8 उद्योगपतियों ने लाया था। कब लाया था, 1944 में। फिर देखिए सर्वोदय प्लान आता है जिसको जयप्रकाश नारायण लाते हैं 1950 में। ये भी याद रखिए रहेगा कि सर्वोदय प्लान कौन लाया था, जयप्रकाश नारायण लाए थे। कब, 1950 में, ठीक है। इन्होंने क्या आर्थिक नियोजन के बारे में बताया था, ठीक है। अब देखिए इसी आर्थिक नियोजन के चलते ही फिर आगे क्या होता है, योजना आयोग बनाया जाता है। जब भारत देश आज़ाद हो जाता है उसके बाद योजना आयोग बनाता है। ये किसके
अकॉर्डिंग रूस के संविधान पे आधारित होता है जो योजना। देखिए एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि भारत में जो योजना आयोग बनाया गया है ये किसके संविधान से लागू होता है, तो रूस के संविधान के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। इसका स्थापना 15 मार्च 1950 को होता है। ये प्रकृति में इसकी प्रकृति कैसी है, ये गैर संविधानिक है और गैर वैधानिक है, क्योंकि इसका मतलब हमारा जो संविधान है इसमें इसका कोई उल्लेख नहीं है, तो ये कैसा है, गैर संविधानिक और गैर वैधानिक है। ठीक है, इसका सिफारिश किसने किया था, केसी नियोगी समिति ने। ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि योजना आयोग का किस सिफारिश पे मतलब ये बना था, तो केसी नियोगी समिति के सिफारिश पे ही इसको बनाया गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं योजना आयोग के, तो पीएम उतनी समय कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उतनी समय कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। फिर अंतिम देखिए फिर क्या होता है 2017 में, जब ये 2017 में ये योजना आयोग को जब समाप्त कर दिया जाता है तो उतने समय कौन रहते हैं, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया रहते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, जो योजना आयोग था इसको किसमें बदल दिया गया, नीति आयोग में। किसने बदला था, नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसको योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया। हम आगे नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो योजना आयोग बनाया गया था इसका काम था पंचवर्षीय योजना तैयार करना था। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करता था, अर्थात 5 वर्षों के लिए लोग मतलब योजना बनाते थे, फिर उसको 5 वर्षों तक उसको इम्प्लीमेंट करते थे, फिर उसमें देखते थे कि कितना मतलब ये कितना सफल हुआ है, और उसके बाद फिर दूसरे 5 साल के बाद फिर दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी। ऐसे बनते बनते कितनी टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। ठीक है, अब देखिए इसी के बीच में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का भी मतलब होता है स्थापना 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, इसके अध्यक्ष भी पीएम रहते हैं। उपाध्यक्ष योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष रहते हैं वही राष्ट्रीय विकास परिषद के भी उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और इसमें सदस्य सीएम सभी राज्य के ये कौन, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये लोग इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, इतना हमारा तैयार हो गया। टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं, 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी। ठीक है, अब चलिए हम पंचवर्षीय योजनाओं को देख लेते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं 5 ईयर प्लान। पहली पंचवर्षीय योजना, ऐसे हम 12 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इसकी अवधि क्या थी, 1951 से लेकर 1956 तक, 5 साल जोड़ लीजिए, 1951 से 1956 तक। ठीक है, मॉडल एक किसके मॉडल पे था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे था। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसका मॉडल कौन सा था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल था। ठीक है, इसका उद्देश्य रखा गया था कृषि तथा सिंचाई का विकास करना। ठीक है, अब देखिए इसमें विकास दर जो लक्ष्य किया गया था कि 2.1% का प्राप्ति करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन तो प्राप्ति कितना हुआ, 3.7%। ये मतलब बहुत सफल योजना रहा। ठीक है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना रहा ये सफल, अपने में एक सफल योजना रहा, क्योंकि लक्ष्य रखा गया था कि 2.1% की वृद्धि होगी, लेकिन तो प्राप्ति कितना हुआ, 3.7%। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या प्रमुख कार्य किया गया। इसमें देखिए 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं लाई गई। हीराकुंड जो महानदी पर है, दामोदर घाटी परियोजना जो दामोदर नदी पर है, फिर भाखड़ा नांगल। तो तीन बहुउद्देशीय अब पूछ लेता है एग्जाम में कि 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, तो प्रथम कौन कौन सी थी, हीराकुंड, दामोदर घाटी और भाखड़ा नांगल। ठीक है, फिर अगला इसमें क्या किया गया, आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की गई। फिर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी चलाया गया, शुरू किया गया। एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का कब शुरू किया गया, तो 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, फिर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई। ठीक है, कब हुआ था, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, फिर 1953 में यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान का भी आयोग का भी स्थापना हुआ। ये भी याद रखे रहिएगा कि यूजीसी की स्थापना कब हुआ था, 1953 में। इसको कहा जाता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए फिर हमारा ये खत्म होता है, फिर हम देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, अब देखिए इसकी अवधि क्या थी, वो खत्म हुआ था ना कि जो हमारा पहला था वो 1956 में खत्म हुआ, तो फिर इसकी अवधि शुरू होती 1956 से 1961 तक। ठीक है, मॉडल था पीसी महालनोबिस। इसको याद करने का ट्रिक देखिए, जैसे वो 56 में खत्म हुआ तो 56 से फिर 5 साल आगे बढ़ेंगे 61। ठीक है, इसका मॉडल पीसी महालनोबिस। फिर उद्देश्य इसका था औद्योगिक विकास करना। ठीक है, पहले का क्या था, कृषि और सिंचाई विकास करना, दूसरे का था औद्योगिक विकास करना। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें मुख्य कार्य किया गया 3 इस्पात कारखाने लगाए गए। एक भिलाई लगाया गया छत्तीसगढ़ में, ये रूस की सहायता से लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद दुर्गापुर लगाया गया पश्चिम बंगाल में, ये किसकी सहायता से, ब्रिटेन के। उड़ीसा के राउरकेला में लगाया गया, राउरकेला ये जर्मनी की सहायता से लगाया गया। ठीक है, याद रखिए रहेगा, पश्चिम बंगाल में जो लगाया गया था वो दुर्गापुर,
और छत्तीसगढ़ में भिलाई और उड़ीसा में राउरकेला जो जर्मनी की सहायता से, और पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से, और रूस में छत्तीसगढ़ की सहायता से। ठीक है। उसके बाद 2 अक्टूबर 1962 को पंचायती राज शुरू किया गया था। कहाँ से? राजस्थान के नागौर नामक जिले से हुआ था ना, राजस्थान के नागौर, ये नागौर है। ठीक है। से पंचायती राज का भी शुरू हुआ था कब? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, याद रखे रहिएगा। इसका मॉडल तो याद ही रखे रहेगा। पहला मॉडल क्या था जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी? हेराल्ड डोमर मॉडल, और दूसरा था पीसी महालनोबिस मॉडल। ठीक है। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना हमारा आता है, यह देखिए सबसे असफल योजना रहा था। अभी इसको हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों। ठीक है। अवधि इसका है 1961 से लेकर 1966। मॉडल था आत्मनिर्भरता और कृषि तथा उद्योग को बढ़ाना। इसमें देखिए आत्मनिर्भरता भी था, और उसके बाद कृषि तो पहले में था और दूसरे में उद्योग था, तो दोनों को मिला के तीसरे में आ जाएगा। ठीक है। उद्देश्य और देखिए इसका मॉडल क्या था? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था। इसी को गाडगिल समिति मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है। कार्य इसने क्या किया? 1 जुलाई 1964 को IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ। 1965 में FCI भारत खाद्य निगम का स्थापना हुआ। इसके असफलता का कारण क्या था? देखिए 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो जाता है, और भारत पाक का युद्ध हो जाता है 1965 में। 1966 में सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ये योजना एकदम असफल हो जाती है। और 1964 में क्या हो जाती है? नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, तो गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद 1964 से 66 तक लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं। फिर लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद 1966 से लेकर 77 तक इंदिरा गांधी PM बनती है। ठीक है। इसी के बीच 1966-67 में तृतीय पंचवर्षीय योजना की मतलब वही खत्म ही हो रहा था, तभी हरित क्रांति की शुरुआत किया गया था। ठीक है। अभी हम हरित क्रांति के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। फिर योजना अवकाश, देखिए जब इतना सब हो गया, यह योजना इतनी बुरी तरह से फेल हुई कि क्या हुआ कि इन लोगों को योजना अवकाश लेना पड़ा। कितने साल तक? 3 वर्ष तक क्या हुआ? योजना अवकाश रहा। ठीक है। फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आया, अवधि 1969 से 1974। देखिए हमने बताया था 1966 तक तो तृतीय पंचवर्षीय योजना चली। फिर 3 साल का गैप हुआ, 66 के बाद 67, 68, 69 ये तीनों अवधि खाली रही। फिर उसके बाद 1969 में बनाया गया 1974 तक। ठीक है। मॉडल था आगत निर्गत मॉडल। ठीक है। उसके बाद उद्देश्य इसमें क्या रखा गया कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना है, क्योंकि क्या था बहुत ज़्यादा बुरी तरह से योजना फेल हुआ था, तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना इसका उद्देश्य रखा गया। ठीक है। इसके दौरान क्या किया गया? 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई इसी के बीच में 1970 में। ठीक है, याद रखिएगा, इसी को ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, दिया भी गया है। 1974 में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण भी किया गया, जिसको लाफिंग बुद्धा कहा जाता है। कहाँ से हुआ था? जैसलमेर राजस्थान से। ठीक है। फिर उसके बाद इसी के बीच परिवार नियोजन कार्यक्रम भी शुरू किया गया। ठीक है। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना आ जाती है। इसकी अवधि होती है 1974 से लेकर 1978 तक। ये टोटल 4 ही साल तक चला था। ठीक है। अब देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल का, 5 केवल 4 तक चला था। याद रखिएगा इस ट्रिक से, 5वीं वाला केवल 4 साल तक चला था। ठीक है। मॉडल था DP धर मॉडल। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। ठीक है। अब देखिए 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था। पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पहली बार गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं। ठीक है। फिर इसी के बीच में काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया 1975 से 1978 के बीच में। फिर अंत्योदय योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया। ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए क्या होता है, 1977 में चुनाव होता है। इसमें इंदिरा गांधी हार जाती है। फिर क्या होता है? मोरारजी देसाई PM बनते हैं। ठीक है। फिर देखिए इसी में जो हमारा ये 5वीं पंचवर्षीय योजना होता है ना, इसी में 1975 में क्या आपातकाल लगाया गया होता है। ठीक है। अब देखिए जब ये मोरारजी देसाई PM बनते हैं, इन्होंने क्या किया, उस योजना जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी उसको इन्होंने बंद कर दिया, और इन्होंने कौन सा योजना लाया? अनवरत योजना। वो 4 ही साल चला था, उसी पे ये बंद कर देते हैं। उसके बाद अनवरत योजना लाते हैं 1978 से 1980 तक। इसी को क्या कहा जाता है? रोलिंग प्लान। ठीक है। अब ये 1978 से 1979, 1979 से 1980 तक। ठीक है। और अनवरत योजना के विश्व में जनक कौन है? गुनाल मिडाल है, और भारत में DD लकड़वाला है। ठीक है। याद रखिए रहेगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अनवरत योजना या फिर रोलिंग प्लान के जनक कौन है? तो गुनाल मिडाल है। भारत में कौन है? DD लकड़वाला है। ठीक है। अब देखिए फिर यहीं से क्या होता है, फिर 1980 में फिर चुनाव होता है। फिर उसके बाद अब आगे देखते हैं, अवधि 1980 से लेकर 1985
तक, ठीक है। अब जब देखिए 1980 में फिर से जब चुनाव होता है, फिर इंदिरा गांधी पुनः पीएम बन जाती हैं। अब देखिए ये फिर बन जाती है तो इन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना लाया 1980 से लेकर 1985 तक। इसका उद्देश्य था रोजगार सृजन करना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को फिर नाबार्ड की स्थापना होती है, जिसको नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, याद रखिए रहेगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। कब होता है, 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। फिर 1982 में एग्जिम बैंक, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक का स्थापना होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलता है स्वर्ण मंदिर में। यहीं पे क्या होता है, इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है 1984 में, ठीक है। अब जब इनकी हत्या हो जाती है तो फिर राजीव गांधी पीएम बनते हैं, कब, 1984 से लेकर 1989 तक, ठीक है। फिर यहीं से 7वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो जाती है। अवधि इसका क्या रहता है, 1985 से लेकर 1990 तक, ठीक है। उद्देश्य इसका होता है आधुनिकीकरण करना और सामाजिक न्याय करना, ठीक है। अब क्या होता है, 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना होती है, ठीक है। उसके बाद 1987 में ट्राइफेड की स्थापना होती है, ठीक है। 1989 में जवाहर रोजगार योजना होता है रोजगार के लिए, ये कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्र में चलाया जाता है। और नेहरू रोजगार योजना शहर में, याद रखिए रहेगा। जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और नेहरू रोजगार योजना शहर क्षेत्रों में रोजगार के लिए, ठीक है। फिर 1985 में इंदिरा आवास योजना भी शुरू किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जब ये राजीव गांधी आते हैं, इन्होंने अपने इनके बाबा जी लगेंगे, जवाहर रोजगार योजना ये लोग चलाते हैं अपने उनके नाम पे, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे। ये कहाँ पे, ग्रामीण के लिए, नेहरू रोजगार योजना शहर के लिए, फिर अपनी माँ के लिए 1985 इंदिरा आवास योजना चलाते हैं, ठीक है। फिर राजीव गांधी की भी हत्या हो जाती है और उसके बाद ये क्या होता है, जब राजीव गांधी की यहाँ पे हत्या हो जाती है, फिर ये क्या होता है, योजना विहीन काल शुरू हो जाता है 1990 से लेकर 1992 में, ठीक है। अब इसी के बीच क्या होता है, एलपीजी सुधार आता है। एलपीजी सुधार को पीवी नरसिम्हा राव लाते हैं। अभी एलपीजी सुधार हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जुलाई 1991 में एलपीजी सुधार आता है। और देखिए एग्जाम में पूछ लेगा योजना विहीन काल कब था, 1990 से लेकर 1992 तक, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा 1966 से लेकर 69 तक चला था, ये योजना विहीन काल था। उसका रोलिंग प्लान कब आया था, रोलिंग प्लान फिर 1978 से लेकर 1980 तक रोलिंग प्लान आया था बीच में। फिर उसके बाद अभी यहाँ पे 1990 से लेकर 1992 तक जो था, ये फिर योजना विहीन काल शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है, अवधि 1992 से 97 तक। मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था। फिर क्या होता है, 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील इसी में शुरू होता है, जो मध्याह्न भोजन, जिसको अभी पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर 1993 में पीएम रोजगार योजना शुरू हो जाता है, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही मिड डे मील शुरू हुआ था, याद रखे रहेगा इसका डेट भी, और 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था ये भी, ठीक है। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना आता है 1997 से लेकर 2002 तक। फिर न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता, इसका उद्देश्य क्या रखा गया कि न्यायपूर्ण वितरण हो एवं समानता हो, ठीक है। इसी में देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कारगिल युद्ध हो जाता है। फिर देखिए 1 नवंबर 2000 को सर्व शिक्षा अभियान शुरू होता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान किस पंचवर्षीय योजना में आया था, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। और द्वितीय प्रमाण परीक्षण 1998 में, शक्ति 98 इसी के समय पे होता है, कब, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अवधि इसकी क्या थी, 2002 से 2007 तक। इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय व समता के साथ विकास। फरवरी 2006 में क्या होता है, नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम चालू होता है। ये देखिए ये जो पहली बार कहाँ पे शुरू हुआ था, आंध्र प्रदेश अनंतपुर जिला में, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला में शुरू किया जाता है और 2008 से पूरे देश में ये शुरू हो जाता है, ठीक है, नरेगा, ठीक है। फिर 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा में ही आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो इसका नाम क्या हो जाता है, मनरेगा। कब, 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम मनरेगा हो जाता है। और ये कब शुरू हुआ था, फरवरी 2006 में, और पूरे देश में 2008 से पूरे देश में लागू हो गया था, ठीक है। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं, ठीक है। ये कब, 2007 से 2012 तक। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना आता है 2012 से 2017 तक, ठीक है। इसका उद्देश्य रहता है तीव्र एवं समावेशी एवं सतत विकास। एग्जाम में अगर पूछ ले तीव्र समावेशी एवं सतत विकास किसका उद्देश्य था, किसका लक्ष्य था, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नीति आयोग, जिसका स्थापना कब होता है, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं इसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ। हम इसको देखिए, अध्यक्ष अभी कौन है, इसके पीएम,
मोदी जी होंगे वर्तमान पीएम, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं, हरित क्रांति देखते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या दिया था, हरित क्रांति। विश्व में जनक किसके कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे। ये कहाँ के, अमेरिका के थे, ठीक है। ये मैक्सिको में प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग हैं। ये मैक्सिको में अपना प्रयोग कर रहे थे और 1970 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति कहाँ से शुरू होती है, मैक्सिको से। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस देश से होती है, तो मैक्सिको से, ठीक है। और देखिए हरित क्रांति का अर्थ होता है कि उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई के अच्छे साधन और रासायनिक उर्वरक इत्यादि का प्रयोग करना ही हरित क्रांति के दौरान आता है, ठीक है। हरित क्रांति के अंदर आता है, ठीक है। हरित क्रांति का नाम किसने दिया था, विलियम गॉडे। देखिए इसमें दो क्वेश्चन बन गया कि हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग हैं। हरित क्रांति का नाम किसने दिया था, विलियम गॉड ने। दो क्वेश्चन यहाँ से, नाम दिया था विलियम गॉड ने और जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, 1966 से 1967 में ये चालू किया गया था भारत में हरित क्रांति। इसके जनक हैं MS स्वामीनाथन, अभी इनकी जल्द ही मृत्यु हो गई, ठीक है। हरित क्रांति का प्रारंभ पंजाब से हुआ था। भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से हुआ। सर्वाधिक लाभ इसको हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ पंजाब को प्राप्त हुआ था और किसमें, गेहूं में। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लाभ किस फसल में हुआ था, तो गेहूं में। और किस राज्य को हुआ था, पंजाब को, ठीक है। भारत में इसके जनक कौन है, MS स्वामीनाथन है, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक दिया हुआ है श्वेत क्रांति, जिसको दुग्ध क्रांति कहा जाता है। इसी को ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1970 में हुआ था, ठीक है। इसका प्रारंभ 15 जनवरी 1970 को और भारत में शुरुआत। अब देखिए NDDB राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1965 में इसकी स्थापना की जाती है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का स्थापना कब हुआ, तो 1965 में। जनक इसके कौन है, वर्गीज कुरियन है, जो अमूल के संस्थापक माने जाते हैं। 1946 में इन्होंने अमूल जो दूध आता है ना, तो अमूल के ये संस्थापक हैं, ठीक है। 26 नवंबर 1921 को वर्गीज कुरियन जी का जन्म हुआ था, जिस कारण से 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को, ठीक है। फिर देखिए एक क्वेश्चन और है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, जिसको NDRI कहा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा में है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इतना आप लोग याद रखे रहिएगा। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक दिया हुआ है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, ठीक है। विश्व में प्रथम बैंक बनाया गया था इटली में 1157 में। भारत में पहला बैंक 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाया जाता है। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। याद रखे रहेगा, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है। फिर ये क्या, इन तीनों बैंक को मिलाकर ये 1921 तक ये बैंक ऐसे ही चलते रहते हैं। फिर 1921 में तीनों को मिला दिया जाता है, किस नाम से, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम से, ठीक है। फिर ये 1921 से 1955 तक ये चलते हैं। फिर ये गोरे वाला एक सीमित होता है, इसके सिफारिश पर इसको क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है 1 जुलाई 1955 को। और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया जाता है, जिसको SBI कहा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और देखिए एग्जाम में ऐसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये SBI किसकी समिति पे बना था, तो गोरे वाला समिति के आधार पर, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जुलाई 1955 को, ठीक है। फिर 1881 में अवध कमर्शियल बैंक बनाया जाता है। ये भारत के प्रबंधन में संचालित पहला बैंक था। 1894 में PNB, जिसका हेडक्वार्टर जब ये बना था तो लाहौर था, वर्तमान में कहाँ है, दिल्ली है, ठीक है। ये भारतीयों द्वारा स्थापित ये बैंक था। फिर 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक था, ठीक है। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक, ठीक है। अब देखिए हम RBI के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए जो RBI है इसको कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है। और किस एक्ट के द्वारा, RBI एक्ट 1934। देखिए इसमें दो क्वेश्चन बना, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को और RBI और किस एक्ट के द्वारा, RBI एक्ट 1934 के द्वारा, ठीक है। और कौन सी समिति थी, हिल्डन एंड कमीशन के द्वारा, ठीक है। हिल्टन एंड कमीशन की सिफारिश पर RBI एक्ट आता है 1934 में। इसी के थ्रू 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हो जाती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, ठीक है। इसके प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। स्वतंत्रता बाद इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, स्वतंत्रता बाद CD देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, स्वतंत्रता बाद CD देशमुख, वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास, ठीक है। CD को षटमुखम देश से कुछ कहा जाता है, ठीक है।
1991 के बाद आर्थिक सुधार हमारा अगला टॉपिक दिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रथम पीढ़ी का सुधार होता है, इसको प्रथम पीढ़ी का सुधार कहा जाता है। एलपीजी ये कब होता है, 1991 में हमने बताया था ना कि जब योजना बंद हो गया था, तो उसके बाद से ये 1991 से लेकर 1992 तक चला था। तो देखिए एलपीजी को कहा जाता है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबराइजेशन मतलब क्या होता है कि उदारीकरण इसको कहा जाता है। लाइसेंस प्रणाली इसमें समाप्त कर दिया गया, सभी चीज़ों को थोड़ा प्राइवेट करने का कोशिश किया गया। ग्लोबलाइजेशन इसको वैश्विक स्तर पर लिया गया। देखिए निजी क्षेत्रों को इसमें प्रोत्साहन दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्रों में सुधार हुआ, जो सरकारी चीज़ें थी उसमें सुधार किया गया। वैदेशिक क्षेत्र थे उसमें भी सुधार किया गया। विदेशी निवेश को और बढ़ावा दिया गया। ठीक है, उतनी समय प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि ये जो एलपीजी कौन लाया था, तो पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए थे। ठीक है, और एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो याद रखी रहिएगा। ठीक है, फिर हमारा अगला टॉपिक है जीएसटी। चलिए फिर हम जीएसटी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, जीएसटी जिसको कर या टैक्स कहा जाता है, ये अनिवार्य रूप